Hello everyone, welcome to Gate Academy Plus. This is Ranjan and you're watching series on basic electrical engineering. We are studying module number 5 DC machines. और आज का जो वीडियो है मोस्ट अवेटेड वीडियो शुरू हो चुका है अब यहाँ से, दैट इज द न्यूमेरिकल ऑन डीसी मशीन. और स्पेसिफिकली अगर बोलूं तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो, सो इट इज पार्ट 1 फॉर द न्यूमेरिकल ऑफ डीसी मशीन. आज के वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं डीसी मशीन्स के सारे न्यूमेरिकल पोर्शंस को. और अभी तक के सेक्शन में, अभी तक के सारे वीडियोस में आपने जितना भी कुछ देखा होगा डीसी मशीन के बारे में, एक बेसिक एनालिसिस आपने समझा होगा, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की लिस्ट हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखी. अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखो. और आज के वीडियो में उन सभी का यूज करके हम पहुंचेंगे न्यूमेरिकल सेक्शंस के अंदर. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा इसका वेट करते हैं, मुझे पता है बिल्कुल कि आप लोग भी इस चीज का वेट कर रहे थे कि न्यूमेरिकल जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए सर, क्योंकि इसके बाद मॉड्यूल 6 पे भी तो जाना है, ट्रांसफॉर्मर्स पे भी तो जाना है. बहुत ही अच्छा कुछ सीरीज लेके आने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मर्स का भी, इसीलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा, लेकिन इट विल बी वर्थ इट. आई प्रॉमिस यू फॉर दैट. ठीक है, न्यूमेरिकल ऑन डीसी मशीन में फर्स्ट पार्ट के अंदर है हम लोग. मैं आपको पहले बता दूं कि न्यूमेरिकल ऑन डीसी मशीन्स को कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने. आगे आने वाले वीडियो में क्या क्या मिलेगा, इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा, क्लियरली डिस्कस करते हैं इसके बारे में. देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल सेक्शन जो है, मैं फिलहाल अभी ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग जो है ना वो पिछला वाला वीडियो देख के अभी इस वीडियो के पे आए होंगे और इस वीडियो को आप देख रहे होंगे. उससे पहले आपने प्रीवियस वीडियो देख रखा है जिसमें कि मैंने बात किया हुआ है कि लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी डीसी मशीन के चैप्टर में हैं, जो पढ़ा हुआ है आपने, इंक्लूडिंग द डेरिवेशन पार्ट्स, उन सबका पूरा एक निचोड़, उन सबका पूरा एक आउटपुट जो है वो उस वीडियो में आपको दिखा होगा. ठीक है, तो वो सब पढ़ के आप यहाँ पे आए हुए हैं और मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके कितनी वैरायटीज में करवाने वाला हूं वो शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल जल्दी से बता देता हूं. तो देखो, न्यूमेरिकल जो है, इस न्यूमेरिकल सेक्शन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया कितने पार्ट्स में. तो सबसे पहला होगा पार्ट 1. फर्स्ट वन विल बी द बेसिक न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट वन विल इंक्लूड ऑल द बेसिक न्यूमेरिकल्स डीसी मशीन के ऊपर बेस्ड. देखो, पहला पार्ट जो होता है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ टेक्निक नहीं करते हम लोग. पहले पार्ट में मेरी आदत है कि मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चंस ही करवाता हूं जो कि बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल के होते हैं, जहां पे स्टूडेंट को सिर्फ एक जनरल आइडिया देने का मेरा पर्पस होता है कि वो जो भी फॉर्मूले सीखा हुआ है अपने प्रीवियस पूरे डेरिवेशन पार्ट्स में या प्रीवियस वीडियोस के अंदर, प्रीवियस कंसेप्ट्स के साथ, उन सब फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करेगा, वो चीज के लिए एनेबल करना. तो इस पार्ट का मकसद यही होता है. इस पार्ट में हम ये समझते हैं कि क्वेश्चंस को आप कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन में गिवन डेटा में, एग्जाम में कहां पे आप गलती करते हो जिसको कि यहां पे ना करो आप. ये पहला मेरा मोटिव होता है. सेकंड थिंग, उस क्वेश्चन के डेटा को एक बार आप पहचान गए तो उसको कैसे आप कलेक्ट करके कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो गिवन आइडेंटिटी का यूज करके जो आपको फाइंड करने बोला है, उसके लिए रिस्पेक्टिव कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए. देखो, एक एक चीज को निकालने के लिए 2-3 टाइप के फॉर्मूले होते हैं. मैं अगर बोलूं बैक ईएमएफ फाइंड करना है तो आप 5ZNP/60A भी बोल सकते हो और VT-IARA भी बोल सकते हो. एंड बोथ आर इक्वली करेक्ट, दोनों अपनी जगह पे करेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि गिवन डेटा किस टाइप का है और कैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके अनुसार इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ये मायने रखता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है, तो हम यही सारा कुछ सीखेंगे पार्ट 1 के अंदर. क्वेश्चंस को रीड करना, उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, समझना, उसके बेसिस पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये सारा कुछ हम इस फर्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे. और फिर फॉर्मूले को अप्लाई करके अपना अप्रोच कैसा करेंगे वो समझेंगे. बेसिक, बिल्कुल बेसिक अप्रोच रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर कोई 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास कुछ होंगे जो हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे. जो आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा वो बिल्कुल बेसिक टाइप का लेवल का क्वेश्चन होगा, जो यूजुअली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में आता है. बहुत प्रोमिनेंटली तो नहीं पूछा जाता है, बट आते हैं वैसे भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में. और आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे जो सेमेस्टर के बीच में जो क्लास टेस्ट वगैरह भी जो होते हैं, उनके अंदर भी ये सब पूछे जाते हैं, जिसका सेशनल मार्क्स से बहुत ज्यादा रिलेशन है. ठीक है, सेकेंड वन विल बी अवर पार्ट 2. दिस वन विल बी अवर पार्ट 2 न्यूमेरिकल, जिसमें पे हम लोग बेसिक से बढ़ के थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल न्यूमेरिकल के अंदर जाएंगे. ठीक है, अब ये बेसिक नहीं होंगे, अब ये स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो
आपके यूनिवर्सिटी लेवल को कवर अप कर सके ऐसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इनका भी लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं रखूंगा, तो जो आखिरी क्वेश्चन होगा पार्ट 2 का वो उस स्टैंडर्ड का हाईएस्ट लेवल का रहेगा। पहला क्वेश्चन जो होगा स्टैंडर्ड का लोएस्ट लेवल का क्वेश्चन रहेगा। ध्यान मैंने ये रखा हुआ है कि मेजरली अलग अलग यूनिवर्सिटी से मैंने क्वेश्चंस को उठाए हुए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर। मैं आपको भले नाम ना बताऊं, बट आई नो इट वेरी क्लियरली कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, किस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है जो हम इस पार्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट आपको पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि उस यूनिवर्सिटी पे में उस ईयर में या अभी करेंटली किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स किस टाइप से उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, आपका इंटेलेक्ट जो है उस लेवल पे है या नहीं, आप उस चीज को देख सकते हो और डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग स्टैंडर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 3 की मैं बात करता हूं। देखो, इन न्यूमेरिकल्स को ना इतने पार्ट में डिवाइड करना जरूरी था। मैं आपको जब ये पार्ट शुरू करूंगा तभी भी बताऊंगा कि इसका एक्चुअल बाइफर्केशन में और भी कुछ रीजन है कि मैंने किस टाइप के फॉर्मूले के कैसे कहां पे यूज हो रहे हैं, उस हिसाब से वैसा पार्ट 1 बना के रखा है। ठीक है, पार्ट 3 जो है, थर्ड सेक्शन जो है, इट विल कंटेन some higher level or tricky questions, some higher level और tricky question, थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को लगता है, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है, कहो बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ इस क्वेश्चन को, इसको कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे इसको समझ के हम सॉल्व करें, क्या टेक्निक लगेगी, फॉर्मूले में शायद कुछ चेंज करना पड़े। ऐसा अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन में लग रहा है तो वो डेफिनेटली आपको वो पार्ट 3 के क्वेश्चंस में लगेगा, वो दिखेगा आपको वो चीज। ठीक है, हायर लेवल बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा हायर लेवल के, नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ट्रिकी हो सकते हैं, चीजों को डायरेक्टली ना पूछा हो और घुमा फिरा के दिया हो, यही होता है हायर लेवल, इसी को बोलते हैं। ऐसा कोई एक्चुअल में प्रैक्टिकली कोई हायर लेवल क्वेश्चन होता ही नहीं है, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, हायर लेवल बस वो होता है जो हमारे इंटेलेक्ट से बाहर होता है, वो हमको हायर लेवल का लगता है, ये एकदम क्लियर फैक्ट है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी लगता था कि यार ये चीज बहुत हाई लेवल है, ये चीज बहुत लो लेवल है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लेवल आपका होता है, उस क्वेश्चन को आप कितना समझते हो उस अकॉर्डिंग आप हाई या लो बोलते हो, क्वेश्चन तो नॉर्मली होता है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एकदम आसानी से पढ़ोगे आप, एकदम आराम से समझ में आएगा, बिना घबराए, बिना हड़बड़ाए और बिना स्किप किए बिना आप वीडियो को देखना, मजा आएगा। थोड़ा सा टाइम निकाल लो यार, पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा इतना टाइम निकाल लो, मत स्किप करो वीडियो को, आराम से पूरा का पूरा देखो, मजा आएगा, पढ़ोगे आप लोग और चीजें बनेंगी आपसे, गारंटीड है, बिल्कुल गारंटीड है इस चीज की। पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट जो मैंने रखा हुआ है दैट इज पार्ट 4, इट विल बी कॉम्पिटिटिव लेवल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन प्लस हाई लेवल क्वेश्चन। ठीक है, या कोई जो यूनिक टाइप के क्वेश्चन है, वैसा कोई भी एक थोड़ा सा कंसेप्ट से अलग हटके या कोई उन जो बेसिक फॉर्मूले से अलग हटके, जैसे कि आपको याद होगा मैग्नेटिक सर्किट जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो मैग्नेटिक के न्यूमेरिकल पार्ट में जो क्वेश्चंस के अंदर हम लोग जो बनाते जा रहे थे पार्ट में न्यूमेरिकल, लास्ट आखिरी न्यूमेरिकल का जो लास्ट वीडियो होगा आई बिलीव, उस आखिरी वीडियो में आप लोग देखना, वहां पे हम लोग कुछ आखिरी या सेकंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ अलग हटके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थोड़े डिफिकल्ट अप्रोच, थोड़े डिफरेंट अप्रोच के साथ जिसपे आपको वर्क करना होता है। तो जैसे कि बीएच कर्व का क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको ग्राफ बना के सॉल्व करना पड़ा उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो दैट वाज अ डिफरेंट अप्रोच। अभी तक हम लोग क्या रिलक्टेंस का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, एमएफ का फॉर्मूला यूज करते थे, सब कुछ सही था, लेकिन सडनली आपको फिर इक्वेशन ऑफ स्लोप का फॉर्मूला यूज करना पड़ गया वहां पे, तो दैट वाज अ डिफरेंट अप्रोच। तो लगभग ऐसा ही कुछ अगर डीसी मशीन्स के अंदर आता है तो वो आपको उसके क्वेश्चन पार्ट 4 के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा, इसका कारण एक और भी है, इसी पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन। और हो सकेगा ये पार्ट 4 थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, या हो सकता है तो इस पार्ट 4 को भी मैं 2 अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अगर आप एक साथ उतना लंबा वीडियो देखने में बोर हो जाते हैं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि ये पार्ट 4 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, पार्ट 4A पार्ट 4B कर देंगे उसको। लेकिन इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हो, जो इनसे इन वीडियो से जो लोग पढ़ रहे हैं,
उनके लिए मेरा बहुत खासा कंसर्न है, मेरे लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको मैं उस लेवल का क्वेश्चन दे पाऊं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप इन चीजों से पढ़िए, हम वीडियोस से पढ़िए, और साथ में आप जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हो उस बुक को आप फॉलो करते जाओ, और ये जो चीज, जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, वो उस बुक के क्वेश्चन को बनाने में आपको हेल्प करे सेम टाइम में। तभी तो ये वीडियो का कोई मतलब है, अदरवाइज दैट विल बी मीनिंगलेस। ठीक है, तो उस मीनिंगलेस थिंग को मैं मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस ही मिले पार्ट 4 अगर आप देख रहे हो तो, और साथ ही साथ हायर लेवल के क्वेश्चन जो लगते हैं स्टूडेंट्स को और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सब पार्ट 4 के अंदर मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपको इन सारे पार्ट्स में क्या मिलेगा और न्यूमेरिकल के कितने पार्ट्स आगे देखने को मिलेंगे डीसी मशीन के सेक्शंस के अंदर। और डेफिनेटली इतना ही बस नहीं है, इतना ही सब कुछ नहीं है, मैं ये बता दूं, डेफिनेटली इसके बाद, इस पार्ट 4 के बाद तो अगला मॉड्यूल शुरू हो जाएगा, मॉड्यूल 6 ट्रांसफॉर्मर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट द एंड, बहुत ही जल्दी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लाइव सीरीज आने वाली है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। सो स्टे कनेक्टेड, बहुत ज्यादा मजा आएगा। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में किसी और लेक्चर में, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल पार्ट, और जिनको न्यूमेरिकल पार्ट पे आना है डायरेक्टली बिना ये सब कुछ देखे तो वो स्किप करके अभी तक आ गए होंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल ऑफ पार्ट 1 सेक्शन। ठीक है, और आगे चल के मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि मैं किस लाइव सीरीज की बात कर रहा हूं फॉर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो स्टे कनेक्टेड स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं न्यूमेरिकल ऑफ पार्ट 1। अब पार्ट 1 के अंदर मैं बता दूं कि क्या क्या मिल रहा था आपको। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर एलिमेंट्री लेवल के न्यूमेरिकल है। ठीक, ऐसे न्यूमेरिकल देखो, हमारी डीसी मशीन्स के अंदर हम लोगों ने 2 टाइप के फॉर्म्स पढ़े हुए हैं। बेसिकली 2 टाइप के फॉर्म्स ये पढ़े हुए हैं। जो ईएमएफ इक्वेशन होता है, देखो पूरा का पूरा खेल जो होता है ना, वो ईएमएफ इक्वेशन से ही होके गुजरने वाला है डीसी मशीन के सेक्शंस में। तो ईएमएफ इक्वेशन के हिसाब से हम लोगों ने 2 टाइप का ईएमएफ इक्वेशन पढ़ा है। ठीक है, पहला जो ईएमएफ इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है दैट वाज इंटरनल सर्किट फॉर्म। ठीक, याद करो इसमें हम लोग क्या लिखे थे। इंटरनल सर्किट फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा है कि बैक ईएमएफ, मैं मोटर के केस का एग्जांपल ले रहा हूं, कि बैक ईएमएफ इज इक्वल टू 5Z NP अपॉन 60A। ठीक है, या जनरेटेड ईएमएफ के केस में भी ऐसे इसको कुछ रिप्रेजेंट किया है। ठीक, जबकि हम लोगों ने एक दूसरा ईएमएफ पढ़ा है विच वाज एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म, जहां पे याद करो आप लोग कि हम लोग जो ईएमएफ का इक्वेशन लिखते थे वो ऐसा कुछ होता था कि EG इज इक्वल टू VT प्लस IARA, या तो फिर अगर मैं बोलूं कि जनरेटेड बैक EMF इज इक्वल टू VT माइनस IARA माइनस ISC RSC। ऐसा अगर कुछ पढ़ा हुआ है आपने प्रीवियस वीडियोस में तो मैं बता दूं आपको कि ये सब भी EMFs हैं, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म है, यानी these EMFs depend upon the type of field winding that you have provided in the system and the magnitude of resistance, the magnitude of current, voltage, EMF, everything is calculated over there। यहां पे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स की, स्पीड की, या कितना फ्लक्स बन रहा है, ऐसे इंटरनल क्वांटिटीज की बात नहीं करते हैं। यहां हम जिन चीजों की बात करते हैं दैट इज अबाउट द लोड रेजिस्टेंस, लोड की पोटेंशियल करंट या टोटल सप्लाई पोटेंशियल हो गया, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है, आर्मेचर वाइंडिंग का, आर्मेचर में जाने वाली करंट कितनी है, जनरेटर है तो आर्मेचर से करंट कितनी मिल रही है आपको, IA की मैग्नीट्यूड, इन सब क्वांटिटीज का यूज करते हैं। तो बेसिकली करंट, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस, इन सब क्वांटिटीज में जो डील कर रहा है दैट इज इट्स एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म, जो डिपेंड करता है कि किस टाइप की वाइंडिंग है आपके सिस्टम में, उस अकॉर्डिंग इस ईएमएफ का इक्वेशन ऐसा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल जैसे येलो कलर से जो बोर्ड पे मैंने लिख के रखा हुआ है दैट इज द सीरीज फील्ड वाइंडेड डीसी मोटर, इसका मैंने एक ईएमएफ का फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है। तो ये पार्ट्स के साथ मैं आपको बता दूं ईएमएफ के 2 टाइप के अलग अलग इक्वेशन के सेक्शंस थे जिनके बेस पे अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं वो बना करते हैं। तो आज के इस पार्ट 1 में आपको प्योरली देखने को मिलेगा ईएमएफ का इंटरनल सर्किट फॉर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन, क्योंकि पार्ट 2 में आपको मिलेगा एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म के क्वेश्चन। ये जो पूरे के पूरे हैं ये पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे, सेकेंड पार्ट में।
आज के पार्ट में मैं बिल्कुल प्योरली आपको बता दूं कि आपको इसी फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो मेजरली इन्हीं ऑलमोस्ट इसी टाइप के फॉर्मूले या इसका कुछ मॉडिफाइड फॉर्म जो होगा उसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं और सीधे लेके चलता हूं आपको न्यूमेरिकल पार्ट पे। तो न्यूमेरिकल पार्ट पे चलते हैं और लेके आते हैं बोर्ड पे फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो दिस इज अवर वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेटर्स रेडी कर लो आप लोग भी, और एक नोट्स अगर आप बना रहे हो, कॉपी रखे हुए हो, पेन रखे हुए हो, तो उस पे नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने मोबाइल में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, चलो शुरुआत तो सबसे पहले ये करते हैं कि मैं रीड कर देता हूं आपके लिए क्वेश्चन। द आर्मेचर ऑफ अ 6-pole DC generator has 650 wave-winded conductors. Calculate the generated EMF when the flux per pole is 0.055 Webers and speed of the generator is 300 RPM. Also calculate the speed at which armature must be driven to generate an EMF of 550 volts if the flux is reduced to 0.05 Weber. ठीक है, ऐसे रीड करने से तो आई डोंट थिंक कि आपको ये क्वेश्चन इतने अच्छे से समझ में आया होगा, तो बिल्कुल वैसे समझते हैं जैसे आपको समझ में आएगा। ठीक, चलो आराम से पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, नॉर्मल अपन हिंदी में बात करते हैं और नॉर्मल इसको समझते हैं तरीके से कि कैसे क्या लिखा हुआ है, क्या डेटा दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है द आर्मेचर ऑफ अ 6-pole DC जनरेटर, 6 पोल है, सो दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ P, पोल्स P से डिनोट किया हम लोग। ठीक है, और लिखा हुआ है कि इस 6 पोल की डीसी जनरेटर है, तो जनरेटर है मतलब सारी सप्लाई बाहर की तरफ जा रही होगी स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स आर्मेचर करंट। ठीक, द आर्मेचर ऑफ अ 6-pole DC जनरेटर हैज 650 वेव वाइंडेड कंडक्टर, यानी 650 क्या चीज है, कंडक्टर्स है। सो दैट मींस इट इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स को किससे डिनोट करते थे हम लोग, Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से। क्लियर, आगे लिखा हुआ है कि 650 वेव वाइंडेड कंडक्टर्स हैं। वेव वाइंडेड, याद करो इसका असर किस चीज में पड़ता था। टाइप ऑफ वाइंडिंग मैंने बताया था, 2 टाइप की वाइंडिंग, लैप और वेव। जल्दी से डिस्कस करते हैं शॉर्ट में बिल्कुल इसको। पहले मैंने बताया था कि एक वाइंडिंग होती है दैट इज नोन एज लैप वाइंडिंग, एंड सेकेंड वन इज वेव वाइंडिंग। ठीक है, इनके केस में क्या क्या होता है उसको भी याद कर लो एक बार। लैप के केस में मैंने बताया था कि द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पोल्स, जितने पोल्स हैं उसके बराबर ही A होगा। व्हाट इज A? क्वेश्चन में एकदम ध्यान रखना आप लोग। A क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। जो आर्मेचर सेक्शन, जो याद करो कंस्ट्रक्शन के वीडियो में अगर आप जाओगे, आर्मेचर सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसा कुछ स्लॉट हुआ करता था ना, ऐसा कुछ स्लॉट था, फिर ऐसा कुछ था जहां पे हम लोग वाइंडिंग किया करते थे, याद करो, है ना, ऐसा कुछ रहा करता था, ऐसा रहता था। ठीक है, ऐसा कुछ रहता था और इन्हीं के अंदर से फिर ऐसे वाइंडिंग की जाती थी। ये सब पूरे सेक्शंस के अंदर ऐसे वाइंडिंग रहती थी और बाकी जगह जो है वो ऐसी खाली छूटा हुआ रहता था। तो इसमें जो A क्या होता है, ये जो सेक्शन होता है ना, ये वाला, दिस इज A सेक्शन, दिस इज पार्ट A। ठीक, इसी की बात हो रही है कि ये जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है यहाँ पे, इन्हीं की बात हो रही है कि कितने पैरेलल पाथ हैं पूरी मशीन में। तो क्वेश्चन इज कि आप इसको याद कैसे रखोगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर वाइंडिंग, देखो सबसे पहले तो मैंने बताया वाइंडिंग 2 टाइप की हो सकती है, या तो लैप या वेव। ठीक है, जिसको कि मैंने इनिशियली भी बताया था आपको कि कुछ ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा वाला वाइंडिंग भी हो सकता है, दोनों ही टाइप की वाइंडिंग अवेलेबल है। तो लैप वाइंडिंग के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ A विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स। मशीन में जितने पोल की मशीन है एग्जैक्टली उतना ही पैरेलल पाथ या स्लॉट भी होगा सिस्टम के अंदर। तो ये कैसे पता करोगे, इसको याद कैसे करोगे एग्जाम में? एग्जाम में देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, आपको पता है 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो A इक्वल टू P होगा या A इक्वल टू 2 होगा। क्लियर, यही 2 कंडीशन है। तो A इक्वल टू P कब होगा? व्हेन LAP, A इक्वल टू P। यहां पे ऐसी कंडीशन जब बनेगी तो आपको ध्यान रहेगा, देखो इसके नाम में लिखा हुआ है लैप में A इक्वल टू P, LAP।
ठीक, तो आपको पता चल गया अगर लैप वाइंडिंग है तो A विल बी इक्वल टू P, और जो बच गया दैट विल बी इन द वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग में इक्वल टू 2, दो ही आइडेंटिटी हो सकती है A के लिए। क्लियर है? ऐसे आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो। चलो वापस चलते हैं सिस्टम में और क्वेश्चन को वापस से डिकोड कर रहे थे हम लोग, वही काम करते हैं फिर से। तो वेव वाइंडिंग लिखा हुआ है सिस्टम में, तो क्या इसको देख के समझ में आएगा आपको? वेव है, लैप तो है नहीं, तो वेव है तो फिर A इक्वल टू 2 हो जाएगा यहीं से, इसी आइडेंटिटी से आपको मिल जाएगा देखने को। फिर आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द जनरेटेड EMF व्हेन द फ्लक्स पर पोल इज 0.055 वेबर। तो 0.055 वेबर अगर कोई चीज है और वेबर लिखा हुआ है दैट मींस फ्लक्स, और दिया भी हुआ है इट इज फ्लक्स पर पोल, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 5 फ्लक्स पर पोल दे रखा है आपको यहां पे। क्लियर? फिर आगे देखो क्या दिया हुआ है, एंड द स्पीड ऑफ जनरेटर इज 300 RPM, इट इज 300 RPM। तो RPM उसकी स्पीड बता रहा है, स्पीड को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? इट इज डिनोटेड विथ N। आगे लिखा हुआ है ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड एट विच आर्मेचर मस्ट बी ड्रिवन टू जनरेट एन EMF ऑफ दिस मच वोल्ट इफ द फ्लक्स इज रिड्यूस्ड टू दिस मच वैल्यू। तो देखो एक्चुअल क्वेश्चन तो यहीं तक है, ठीक, यानी क्वेश्चन में जो वो बताना चाह रहा है वो डेटा यहीं तक है, उसके बाद तो ये पूछ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझना। एक क्वेश्चन जिसने सेट किया वो इतनी दूर तक आपको कुछ डेटा बताना चाह रहा है उसके बारे में, दैट वाज स्टिल हियर। आफ्टर दिस पॉइंट आगे जो भी लिखा हुआ है वो तो आपसे पूछ रहा है कि इस कंडीशन में ये क्या होगा, तो किस कंडीशन में क्या होगा भाई? तो लिखा हुआ है ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड, ये स्पीड फाइंड करना है आपको। दिस इज आवर क्वेश्चन एट विच द आर्मेचर मस्ट बी ड्रिवन टू जनरेट एन EMF। किस स्पीड पे आर्मेचर को चलाया जाए कि कितना EMF मिले आपको? अब ये 550 वोल्ट का EMF दे देगा, और तब जब हम फ्लक्स को रिड्यूस कर दिए हो, फ्लक्स की वैल्यू को कम कर दिए हो अगर। क्लियर है? समझते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि अप्रोच कितना, कैसा, क्या करना चाहिए इसके अंदर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो चलो आपको पहले बोर्ड पे लेके चलते हैं और सोल्यूशन पार्ट में देखते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के, अगर आप स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिला रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आपका तरीका होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी। सो सबसे फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द गिवन पार्ट। गिवन के अंदर चलो जल्दी से देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो गिवन में लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर ऑफ पोल्स P इज इक्वल टू 6, Z इज इक्वल टू 650। तो P इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6, Z इज इक्वल टू 650। फिर वेव वाइंडेड है तो A इज इक्वल टू 2। देन नेक्स्ट कैलकुलेट द जनरेटेड EMF व्हेन द फ्लक्स पर पोल यानी phi 0.055, phi is 0.055 and speed of the generator is 300 RPM. That means N कितना है? 300 RPM. It is 300 RPM. ठीक है, और आगे देख लेते हैं कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। अब आगे लिखा हुआ है ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड एट विच। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे पूछा हुआ है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N2, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N2 when the back EMF will be 550 volts, 550 volts and phi will be 0.05 वेबर्स। ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है। क्लियर है? बोर्ड पे देखो समराइज्ड फॉर्म में आपके सामने आ चुका है। अब इसका आगे क्या यूज करोगे आप, वो आप समझ सकते हो यहीं से। चलो इसको अलग कर लेते हैं यहां से और आगे अप्रोच करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे कैसे, अब आगे क्या करेंगे, माइंड में आपके सबसे पहले आना चाहिए। चलो क्या क्या डेटा दिया हुआ ये देखते हैं। P दिया है, Z दिया है, phi, A, N सब कुछ दे दिया है। ठीक, इन पूरे के पूरे डेटा का आप इस्तेमाल करके कोई बैक EMF निकाल सकते हो, क्योंकि ये किस फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है? इट इज लुकिंग लाइक द फॉर्मूला ऑफ
बैक ईएमएफ इज इक्वल टू फाई जेड एन पी अपॉन 60A। ये तो हम जानते हैं, बैक ईएमएफ का बेसिक फॉर्मूला तो हम लोग को पता है कि इट इज फाई जेड एन पी अपॉन 60A। सो इन दिस केस वी हैव फाई, वी हैव जेड, वी हैव एन एंड वी हैव पी, और अपॉन 60A के लिए ए भी है, सारा कुछ तो दिया हुआ है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग जब मशीन इतनी स्पीड पे चल रही है और इतना फ्लक्स उसको मिल रहा है, इन दैट केस उसकी बैक ईएमएफ कितनी है पहले वो निकाल लेते हैं। क्लियर? जब ये बैक ईएमएफ मिल जाएगा तब आगे आपको ये बोला हुआ है कि अब बताओ कि अब वो कितनी स्पीड पे चलेगी। अगर नया बैक ईएमएफ उसका 550 है और फ्लक्स उसकी कम होके अब इतनी कम फ्लक्स ले रही है। ठीक, चलो देखते हैं अभी ऐसा कैसे होगा। सबसे पहले एक काम करते हैं कि अभी फिलहाल ये कितने जिस स्पीड पे चल रही है और जितना फ्लक्स ले रही है उसके हिसाब से इसके अंदर बैक ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा होगा, पहले वो पता करते हैं। अभी इसकी प्रेजेंट पोजीशन देखते हैं, फिर आगे क्या होगा वो समझेंगे। चलो सॉल्यूशन को अपन शुरू करते हैं जल्दी से। सॉल्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट कर देते हैं जल्दी, सबको हटाते हैं और जैसे आप यूनिवर्सिटी में लिखोगे बिल्कुल वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहां लिखते हैं हम लोग वी नो दैट the back EMF of DC motor is given as back EMF EB is equals to phi Z N P upon 60A। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है, ये पता है हमको। ठीक, इसके आगे चलते हैं। सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, सो फ्रॉम द गिवन डेटा एट द स्पीड ऑफ 300 RPM and flux per pole of 0.055 वेबर, यानी इन दो कंडीशंस पे ध्यान रखना, इस कंडीशन पे और एक दूसरा ये स्पीड की कंडीशन पे। सो फॉर दीज टू कंडीशंस the back EMF will be तो चलो अब डेटा जरा पुट कर लेते हैं, ये सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में। तो इट विल बी फाई का मतलब कितनी वैल्यू हमारे पास 0.055, तो इट इज 0.055 इंटू Z कितना है हमारा 650 इंटू 650 इंटू N दैट इज 300, सो N इज 300 और उसके बाद फ्लक्स पर पोल इज P दैट इज 6 अपॉन 60 इंटू A की वैल्यू 2। क्लियर? यहीं से पूरा का पूरा डेटा उठा के हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया और चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, नेमिंग करने के लिए मैं एक काम करता हूं, चूंकि मेरे पास यहां पे दो बैक ईएमएफ आने वाली है, एक इनिशियल कंडीशन के लिए और दूसरी बाद के कंडीशन के लिए जो आस्क्ड है, जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो दोनों ही का केस है, इसलिए मैं पहली वाली बैक ईएमएफ जब निकाल रहा हूं तो इसकी वैल्यू को मैं EB1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, ताकि कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। तो अब मैं यहां पे भी लिख लेता हूं कि नाउ for my EB1 the value is, सॉल्व करते हैं, कैलसी निकाल लो आप लोग भी जल्दी से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है हमको। सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.055 इंटू 650 into 300 into 6 and now this whole value divided by 60 into 2। तो
तो मेरे पास जो ईएमएफ आ रहा है और जो एक्सपेक्टेड भी था कि कितना ही आना चाहिए, वो ईएमएफ की मैग्नीट्यूड है 536.25 वोल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक छोटा सा एक एनालिसिस जैसा होगा आपके सामने, और इसको आप लोग ध्यान से समझना, समझ आ जाएगा। ठीक है, बैक ईएमएफ फर्स्ट कंडीशन के लिए, ये जो कंडीशन था जब मशीन हमारा 300 आरपीएम पे घूम रहा था और जब इतनी फ्लक्स ले रहा था तो इतना बैक ईएमएफ इंड्यूस होके मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 536.25 वोल्ट। अब एक चीज आप लोग देखो कि आगे पूछता है आपसे कि अब कितनी स्पीड में घूम रहा होगा जब बैक ईएमएफ की वैल्यू बढ़ गई है ना। अब देखो EB1 और EB2 को कंपेयर कर लो। चलो इसका मैं नाम लिख देता हूं EB2, ताकि कंपेयर करते बने, फ्लक्स भी है तो फ्लक्स 2 phi2 लिख देते हैं, ठीक, ताकि एक प्रॉपर कंपैरिजन आप कर सको, तो उससे आपको एक आंसर का भी आइडिया हो जाएगा कि आंसर किस टाइप के रेंज में दिखेगा आपको। इसको समझना बहुत आसान होता है। देखो पहले क्या था, हमको ये पता है कि मशीन की स्पीड के हिसाब से उसकी बैक ईएमएफ उतनी इंड्यूस होती है। जब हम लोगों ने मशीन का वर्किंग पढ़ा, जब हम लोग पढ़ रहे थे अलग अलग सीरीज टाइप, शंट टाइप और ये सब के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताया हुआ था कि मशीन जितनी स्पीड में घूमेगी उतना ज्यादा बैक ईएमएफ बनाएगी। डीसी मोटर जिस स्पीड में आप घुमाओगे, स्पीड को बढ़ाओगे, तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। बैक ईएमएफ क्या कर रहा है? उसकी सप्लाई को अपोज कर रहा है। तो सप्लाई को वहां तक पहुंचने के लिए उस अपोजिशन को ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है। उस अपोजिशन को पहले वो माइनस करेगा और फिर नेट जो पहुंचेगा वहां तक वो एक्ट करवाएगा उस मशीन से, उतनी टॉर्क बनवाएगा उससे। क्लियर है? तो बैक ईएमएफ जो होता है स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो शुरू में स्पीड हमारी 300 थी, फ्लक्स हम ऑलमोस्ट 0.055 ले रहे थे, तब उस केस में हमारी बैक ईएमएफ आई 536.25। अब आगे देखो, इस कंडीशन को देख के आपको दिखेगा सेकंड पॉइंट में जो पूछा हुआ है कि अब बैक ईएमएफ की वैल्यू बढ़ गई है 550, अब ज्यादा बैक ईएमएफ दे रहा है मशीन, और फ्लक्स हम लोग कम दे रहे हैं पिछली बार से। पिछली बार जो हम लोगों ने 0.055 दिया था, इस बार 0.05, इतना ही वेबर का फ्लक्स दे रहे हैं। तो अगर फ्लक्स कम हुआ है और बैक ईएमएफ बढ़ गई है, तो एक ही चीज हो सकता है कि मशीन की रनिंग स्पीड बढ़ गई होगी। गारंटीड है इस चीज के लिए, एकदम आंख बंद करके आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो और बोल सकते हो। आंसर आने से पहले ही आप गारंटीड तरीके से बताओगे कि यहां पे N2 की वैल्यू N1 के तुलना में ज्यादा ही आएगी। कंफर्म हो जाओ इस चीज के लिए। क्लियर है? कंसेप्ट है ना, क्योंकि ये चेंज तो नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए आपको। दिस इज कंसेप्चुअल थिंग, और कंसेप्ट नहीं बदलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एकदम क्लियर रखना है इस चीज को। तो बिना घबराए आपको अब ये आंसर पे पहुंच सकते हो, आप समझ सकते हो कि अब आपका N2 जो आएगा दैट हैज टू बी ग्रेटर देन N1। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो इट इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ मिस्टेक है आपके सोल्यूशन में, ठीक। चलो, तो एक बेसिक सा आइडिया तो मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में अप्रोच करते हैं, नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूं आपको यहां से, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब केस 2 लेते हैं यहां से। नाउ टेकिंग द सेकेंड केस। नाउ EB2 is 550 volt and flux phi2 is 0.05 वेबर। बाकी सभी चीजें सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जो कांस्टेंट पार्ट्स थे वो सब के सब सेम है। चाहे वो Z की वैल्यू हो, जितने नंबर ऑफ कंडक्टर है, जितनी पैरेलल पाथ है, जितने पोल्स लगे हुए हैं, सब ऑल आर दिस कांस्टेंट पार्ट्स, ठीक है। तो ये सब के सब अपनी जगह पे सही हैं। ये बस एक नया चीज चेंज हो गया है, और अब आपको पूछता है यहां पे कि नाउ देयरफॉर the value of n will be calculated as फिर से हम लोग जानते हैं EB is equals to phi Z NP by 60A। ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक। लेकिन इस बार हमारे पास रहेगी EB2 की वैल्यू, सेकेंड केस का EB phi में हो जाएगा phi2 की वैल्यू और n में हो जाएगा n2 की वैल्यू। क्यों? बाकियों को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो लाओ, क्योंकि बाकी ये सब, चाहे मैं पोल्स की बात करूं कांस्टेंट, ये 60A की बात करूं ये भी कांस्टेंट। तो आपको फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल पार्ट क्या दिख रहा है? वेरिएबल पार्ट में आपको दिख रहा है फ्लक्स phi, स्पीड n,
इतना ही चीज वेरी हो रहा है सिस्टम के अंदर, और ये वेरी हो रहा है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब तो यहाँ डाउट कोई रहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी आसानी समझ में आएगा। तो बिना डाउट के सीधे एकदम क्लियरली समझते हैं इस चीज को कि बैक ईएमएफ सेकंड केस का निकालना है तो उसकी वैल्यू है 550। लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा, इसको लिखने से पहले फॉर्मूले में हमको क्वेश्चन से हमको फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू ऑफ स्पीड। तो इसको मैं अलग कर लेता हूं सीधे। सो इट विल बी n2 इज इक्वल्स टू EB2 into 60 into A upon phi 2 into Z into P। क्लियर? ये बनेगा फॉर्मूला इसी से। वैल्यू डालते हैं सीधे सीधे, अब तो कोई ट्रबल नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। सो द वैल्यू ऑफ N2 विल बी, हाँ भाई, तो चलो देखते हैं बैक ईएमएफ 2 कितना है, 550 into 60 into वैल्यू ऑफ A is 2 since it is wave बाइंडेड सिस्टम। ठीक है, phi 2 की वैल्यू कितनी गिवन है, इट इज 0.05 वेबर into Z 650 है, और P की वैल्यू देख लेते हैं एक बार, 6 है, तो P is 6। So therefore the speed of motor for second case will be N2 is equals to, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले से हम लोग एक अंदाजा लगा चुके हैं कि इसकी वैल्यू N1 से बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि अगर बैक ईएमएफ बढ़ रहा है और फ्लक्स को बिना बढ़ाए अगर बढ़ रहा है तो उस केस में एक ही चीज हो सकता है कि उसकी स्पीड को आपने बढ़ा दिया होगा। अगर सारे कांस्टेंट्स अपनी जगह पे कांस्टेंट ही हैं, उनमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, फ्लक्स में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि इनफैक्ट फ्लक्स को तो कम कर दिए हम लोग, तभी भी अगर बैक ईएमएफ बढ़ रहा है तो एक ही तरीका हो सकता है कि उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया हो। कंसेप्चुअल थिंग है, पता होगा आपको, बिल्कुल पता ही होगा और रहना भी चाहिए। 550 into 60 into 2 upon 0.05 into 650 into 6। तो स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास आ गई है अब यहां से 338.461 338.461 revolutions per minute। स्पीड ऑफ अ मोटर फॉर सेकंड केस विल बी, सेकंड केस के लिए। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट वाले केस से। N2 की वैल्यू 338.461, जबकि N1 की वैल्यू जो थी दिस वाज 300 आरपीएम। तो जैसा हम लोगों ने पहले गेस किया हुआ था कि आंसर जो है हमारा इससे बड़ा ही आएगा, क्योंकि स्पीड के ही बढ़ने से बैक ईएमएफ तो बढ़ रही है ना। पहले बैक ईएमएफ 536 था, लेकिन क्वेश्चन में बोला आपको कि अब 550 हो गया है, बढ़ गया है, तो बैक ईएमएफ अगर बढ़ा है तो स्पीड भी डेफिनेटली बढ़ी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने फ्लक्स में कुछ चेंज नहीं किया और कांस्टेंट्स में कुछ चेंज नहीं किया, फ्लक्स को कम कर दिया और कांस्टेंट उतने के उतने ही है, तो फिर बैक ईएमएफ कैसे चेंज होगी? कौन चेंज कर सकता है उसको? तो एक ही चेंज कर सकता है, दैट इज N2, दैट इज द स्पीड। स्पीड आपकी बढ़ चुकी है यहाँ पे, इसी कारण से आपका बैक ईएमएफ यहाँ पे इतना इंक्रीज दिखा आपको। क्लियर है? और ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, दिस इज आवर आंसर। ये आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आया होगा, यहां तक आपने इस अप्रोच को देखा होगा और समझा होगा कि हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई किया, कैसे। देखो, क्वेश्चन को पढ़ के जब आप रीड करके जब समझ जाते हो ना, और गिवन डेटा को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको रीड करके आपने एक अंदाजा लगा लिया कि अभी जो दिया हुआ डेटा उससे मैं क्या फाइंड करूंगा और फिर आगे चल के मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस रिक्वायर्ड क्वांटिटी तक पहुंचने के लिए। ये अंदाजा अगर आप लगाना सीख गए तो आपसे सब टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई बहुत टफ थिंग नहीं है, क्योंकि दिस चैप्टर इज एंटायरली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलो लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कि उसका अप्रोच कैसा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अब और देखते हैं कि इसमें किस तरीके का अप्रोच होगा, क्या डिफरेंट होगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में। तो लेके आता हूं बोर्ड पे आपके लिए सेकंड क्वेश्चन और रीड करते हैं इसको जल्दी से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हेन ड्रिवन एट अ स्पीड ऑफ 100 आरपीएम विद फ्लक्स पर पोल ऑफ 0.02 वेबर्स, अ डीसी जनरेटर हैज एन ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट्स। ठीक है,
If the speed is increased by 11 rpm and at the same time a flux is reduced to 0.019 webers, then what will be the value of induced EMF? आपको देखो इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंडीशन के साथ दिया हुआ है, और उससे आपको आइडेंटिफाई करना है द गिवन क्वांटिटी दैट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जब 100 आरपीएम पे और 0.02 वेबर की फ्लक्स के साथ एक डीसी जनरेटर जो है आपको 200 वोल्ट का आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है. क्या लिखा हुआ है? जब हम लोग 100 आरपीएम की टॉर्क, मतलब 100 आरपीएम की जो रोटेशन है, रेवोल्यूशन पर मिनट जो है 100 की अगर हम प्रोवाइड करते हैं, जिसपे कि 0.02 वेबर का फ्लक्स अगर सिस्टम से हो रहा है और डीसी जनरेटर हमको 200 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है ऑन 100 आरपीएम. ठीक, उसके बाद अगर मैं स्पीड को बढ़ा देता हूं 11 आरपीएम और ज्यादा कर देता हूं इसमें, यानी अब ये 100 से बदल के 111 आरपीएम पे अगर ये डीसी जनरेटर चलता है, और लेकिन मैं फ्लक्स को कम कर देता हूं 0.019 वेबर पे. ठीक है, 0.01 का अपन डिफरेंस कर दिया इसके अंदर. तो अब बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. हमको एकदम क्लियरली यहां पे पता है कि ईएमएफ का रिलेशन जो है स्पीड के साथ कैसा है, ईएमएफ का रिलेशन फ्लक्स के साथ कैसा है. ठीक, क्वेश्चन एकदम साधारण सा है, बिल्कुल सिंपल सा है कि पहले केस में आपको कुछ ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है और बताया हुआ है कि ये ईएमएफ तब बनता है जब आपकी मशीन 100 आरपीएम पे घूम रही है और 0.02 वेबर का फ्लक्स सिस्टम में बन रहा है. इन दैट केस अब आगे बोलता है कि अब स्पीड को मैंने 11 आरपीएम और ज्यादा बढ़ा दिया, अब यानी अब मशीन का स्पीड बढ़ के 111 आरपीएम हो गया. पिछला क्वेश्चन जो है उससे रिलेट कर सकते हो आप इसको. ठीक, तो अब मशीन की स्पीड बढ़ गई है लेकिन फ्लक्स को मैंने कम कर दिया है. तो अब बताओ कि ईएमएफ कितनी इंड्यूस हो रही है सिस्टम के अंदर. बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मजा आएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये. तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन का ही मैं एग्जांपल लूंगा, रिसेंटली अभी आपने जस्ट बनाया है. तो वहां पे हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि वहां पे उस प्रीवियस क्वेश्चन में इनिशियली आपने ईएमएफ फाइंड किया फॉर द गिवन केसेस, गिवन फ्लक्स, गिवन स्पीड आपको सब दी हुई थी, और उसके हिसाब से आपने पता लगाया कि 536.38 या 28 जितना भी था वो उतना कुछ ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो रहा था सिस्टम के अंदर. ठीक, आगे चल के क्या हुआ, आपको ये बताया गया कि अब सिस्टम में ज्यादा ईएमएफ बन रहा है, फ्लक्स को कम कर दिया गया है, ईएमएफ की वैल्यू बढ़ गई है. तो बताओ स्पीड कितना मिल रहा होगा? तो स्पीड भी ऑब्वियसली ज्यादा हुआ होगा, तभी तो ईएमएफ की वैल्यू बढ़ी है. तो बस ये वैसा ही क्वेश्चन है, यहां पे आपको स्पीड दे दिया है, फ्लक्स दे दिया है और बताया कि मशीन इतना ईएमएफ बना रही है. अब नेक्स्ट केस में आपको ये पूछा हुआ है कि अब मैं स्पीड को बढ़ा देता हूं, यानी जो पिछली बार हम लोगों ने N2 की वैल्यू निकाली थी आंसर में, वो केस आपको यहाँ N2 दे दिया है और बोलता है कि एट द सेम टाइम फ्लक्स को हम लोग कम भी कर रहे हैं, यानी phi2 जैसे वहां कम हो गया था पिछले केस में. ठीक है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं. चलो, सॉल्व करने से पहले आपको एक जो बेसिक ड्रिल हम लोग करते हैं, दैट इज कि गिवन डेटा को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. सबसे फर्स्ट थिंग, वी हैव द स्पीड ऑफ 100 आरपीएम. दिस इज, अब ये भी कंडीशनल केस वाला क्वेश्चन है, केस 1 केस 2 है इसके अंदर. तो मैं इसके अंदर जो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके जो मैं लिखूंगा, जो आइडेंटिटी बनाऊंगा, n लिखूंगा, तो इट कैन बी n1 और n2. तो सबसे पहला केस है, इसका नाम है n1. दिस इज द स्पीड इन फर्स्ट केस विथ फ्लक्स पर पोल of 0.02 Weber. So this one will be my phi1 flux in the first case of a DC generator and it is having an EMF of 200 volts. So EMF है for first case. So this is generator है, तो it should be EG1. Clear? पहले केस का डेटा है. फिर आगे लिखा हुआ speed is increased by 11 RPM. तो नया स्पीड क्या है मेरे पास? My new speed is 111 RPM. And this data will be my N2. सेकेंड केस का स्पीड है, तो यानी इस डेटा को मैं 100 के साथ ऐड करके, पिछली वाली स्पीड के साथ ऐड करके इतना बना लिया और ये मेरा डेटा काम का है. दिस इज माय N2. फिर आगे मैं देखता हूं कि क्या दिया हुआ है. इट इज रिड्यूस्ड, द फ्लक्स इज रिड्यूस्ड टू 0.0919, so it is my phi2. Now we have to calculate the value of EG, generated EMF. बिल्कुल आसान है. चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में हम लोग का अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगा. सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन. ठीक, अब इसमें देखो घुमा फिरा के नहीं दिया, डायरेक्ट चीजें दी हुई है. इसमें आपको ना तो फ्लक्स पर पोल के बारे में, सॉरी, इसमें नंबर ऑफ पोल्स नहीं दिया हुआ है, Z नहीं दिया हुआ है, A नहीं दिया हुआ, बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई है, तो उनकी जरूरत भी नहीं है. एक्चुअल में ये सब तो कांस्टेंट होते थे ना, हम इसको प्रोपोर्शनल के हिसाब से भी इक्वेट करके बना सकते हैं, क्योंकि ईएमएफ जिन चीजों पर डिपेंड करती है वो चीजें गिवन है.
तो गिवन में हमारे पास है स्पीड n1 is 100 rpm, ठीक है। द फ्लक्स पर पोल दैट इज 5-1 0.02 वेबर, ठीक। और EMF EG1 जो है दैट इज 200 वोल्ट। तो हमारा EMF जो हो गया EG1 इट इज 200 वोल्ट्स, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ फॉर द सेकेंड केस वी हैव, फॉर केस 2, ये पूरे के लिए मैं लिख लेता हूं, इट इज माई केस नंबर 1, ठीक। अब केस 2 के लिए देखो हमारे पास क्या डेटा है। वी हैव द वैल्यू ऑफ N2 इज 111 RPM, ठीक है। लिखा है पिछले वाले से 11 ज्यादा हो गया तो 111 हो गया। एंड द वैल्यू ऑफ phi2 हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम phi1 एंड इट इज नाउ 0.019 वेबर, इट इज एट 0.019 वेबर। अब आपको फाइंड करना है इसमें इंड्यूस्ड EMF। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर ये क्वेश्चन होता तो एक ही लाइन में खत्म हो जाता है क्वेश्चन का सोल्यूशन। बहुत आसान रहता है इसको सॉल्व करना, एक लाइन में यहीं कहीं इसका आंसर बता सकते हो आप, इतना ज्यादा इजी होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी यूनिवर्सिटी लेवल के अगर क्वेश्चन आप बना रहे हो, उस लेवल पे बना रहे हो, तो आपको वैसा पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करना जरूरी है। स्टेप मार्किंग भी उसी बेसिस पे आपको मिलती है, ठीक। तो कोई इशू नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि वी नो दैट the EMF E is directly proportional to N phi, directly proportional to N phi, कोई भी EMF जो होता है, ठीक है। तो मैं अगर EG की बात कर रहा हूं और ये N phi की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर तो देखो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे पास? है केस। सो फॉर केस नंबर 1, फॉर द फर्स्ट केस वी विल राइट कि EG1 is equals to N1 into phi1, ठीक। तो N1 into phi1 से EG1 आया होगा। एक चीज से आप इसको वेरीफाई करो, क्यों? क्योंकि अभी एक्चुअल में अगर आप N1 और phi1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो EG1 आपको दिया हुआ है 200, ये बिल्कुल नहीं आएगा। करना है, करके देख सकते हो, ठीक है। तो N1 into phi1 करने से आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है जो एक्चुअल में आनी थी यहां पे, ठीक। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके साथ ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिस्टम है, तो इसको मैं हटाऊंगा तो कुछ कांस्टेंट भी आएगा k के फॉर्म में। वो कांस्टेंट जो होगा वो भी तो मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ। उस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से ये वैल्यू जो है 200 पे पहुंची है, अकेले सिर्फ इससे नहीं पहुंची है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट जो है उसको हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं, और सिंस इसकी वैल्यू गिवन है तो उससे उस कांस्टेंट की मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड आपको पहले ही बता दिया, जो आप सॉल्व कर रहे हैं पहले ही दे दिया कि इट इज 200, इट इज ऑलरेडी नोन, ठीक। सेकंड केस में सीधे सीधे चलते हैं हम लोग। तो यहां पे लिखते हैं कि फॉर केस 2, तो अगेन सेम स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा कि EG2 will be equal to N2 and phi2, ठीक। EG2 will be equal to N2 into phi2। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या लिखना चाहिए कि EG2 तो अननोन है, ये तो फाइंड करना है। तो therefore generated EMF2 will be equal to N2 that is 111 into phi2 0.019। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी है इसका सोल्यूशन, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करने से EG2 आ जाएगा, तो ध्यान देना वो रॉन्ग होगा, नहीं आएगा उससे EG2। क्यों नहीं आएगा उसका कारण बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल के फॉर्म में, ये एक्चुअल स्टेटमेंट है, ये नहीं। इसके साथ कांस्टेंट भी जुड़ेगा यहाँ पे ना, मैंने आपको बताया हुआ था। तो उस कांस्टेंट के फॉर्म में अगर आपको वो रिलेशन जानना है तो आपको इन दोनों वैल्यूज का एक साथ इस्तेमाल करना आना पड़ेगा। कैसे इस्तेमाल होगा कि ऑल्सो वी कैन से दैट EG1 अपॉन EG2, इसका रेशियो अगर मैं ले लूं
तो इट शुड बी N1 phi1 अपॉन N2 phi2। इस फॉर्म में लिखोगे और इस डेटा का आप जब यूज करोगे ना EG1 का 200 वाले का, तभी जाके आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच सकते हो EG2 का, क्योंकि तब जाके उसके अंदर वो कांस्टेंट वाला फैक्टर जो है वो यूज हो पाएगा। अदरवाइज ऐसे लिख दोगे तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। तो इसको तो मैं सबसे पहले हटा देता हूं यहां से, अदरवाइज इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आप लोग कंफ्यूज होने लग जाओगे। तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, ठीक है। इतने पोर्शन को हम लोग अभी तक के लिए हटा देते हैं यहां से, तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो आपको पता है ये लाइन मैंने लिखा और इसके बाद सीधे सीधे हम चले गए यहाँ पे कि वी कैन से दैट EG1 अपॉन EG2 इज इक्वल टू, इनका रेशियो के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर लिए। तो अब इस रेशियो के अंदर सारी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं और हमको चाहिए EG2 की वैल्यू, तो आगे लिखेंगे कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ EG2 जनरेटेड EMF फॉर सेकंड केस विल बी इक्वल टू EG1 into N2 into phi2 upon N1 into phi1। ये पूरा केस होगा। अब करना कुछ नहीं है, देखो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो मिल चुका है, बस इसके अंदर सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और आपका सोल्यूशन सीधे सीधे सामने रखा होगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा यहां से। नाउ वी विल हैव द वैल्यू ऑफ EG2 इज, तो चलो डेटा पुट कर लेते हैं। EG1 दैट इज 200 वोल्ट, इट इज 200 वोल्ट इनटू द वैल्यू ऑफ N2 स्पीड 111 मल्टीप्लाइड विथ phi2 सेकंड केस का फ्लक्स 0.019 वेबर। दिस होल वैल्यू शुड बी डिवाइडेड बाय N1 दैट इज 100 और phi1 0.02 वेबर। सो अब जो हमारा आंसर आने वाला है इसमें हमको मिलेगा EG2 विल बी इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तुरंत के तुरंत आंसर दिखेगा आपको बोर्ड पर। तो चलो आप लोग भी कैलसी निकालो, जल्दी से सॉल्व करो। तो यहां मुझे लिखना है कि सबसे पहले वैल्यू ऑफ 200 इंटू 111 इंटू 0.019 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.02 और मेरे पास EG2 की वैल्यू आ गई है 210.9 वोल्ट्स और ये ही मेरा फाइनल आंसर है। दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट, एक ही बोर्ड के एक ही सेक्शन के अंदर आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन तक आप पहुंच जाओगे। तो यानी अब अगर स्पीड में हम लोग 11 का इंक्रीज कर देते हैं, 11 RPM का इंक्रीज कर देते हैं, भले फ्लक्स को जरा सा कम भी किया तो भी आपकी EMF की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, जो कि प्री अज्यूम था। आई बिलीव कि अगर पिछला वाला क्वेश्चन आपने बनाया और उसका अप्रोच करना सीखा है तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन आने से पहले ही आपने पहले ही पता कर लिया होगा, एक अंदाजा लगा लिया होगा कि अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं हम लोग तो डेफिनेटली EMF की मैग्नीट्यूड भी अब बढ़ेगी। तो पहले EMF वाज 200, अब जो EMF की वैल्यू है इट विल बी 210.9, ठीक है। फ्लक्स में स्लाइट सा चेंज हुआ, भले फ्लक्स वाज स्लाइटली चेंज्ड, रिड्यूस्ड, बट स्टिल द EMF इज गोइंग टू इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन स्पीड। स्पीड में 11 RPM का इंक्रीज भी बहुत ज्यादा होता है, तो वो डिफरेंस आपको यहां से दिख जाएगा कि EMF की मैग्नीट्यूड बढ़ चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस में, ऐसे आप आगे बढ़ोगे, ऐसे सॉल्यूशंस तक पहुंचते हो और ऐसे क्वेश्चंस को इतना आसानी से आप यहां तक पहुंचा सकते हो। तो ये पूरा काम जो है इसको बिना ऐसे स्टेप वाइज लिखे हम चाहते तो डायरेक्टली इस फॉर्म के अंदर हम लोग पुट करके और आंसर ला सकते थे। इतना ही बड़ा क्वेश्चन था बस ये, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो आई होप कि मजा आ रहा होगा, समझ में आ रही होंगी चीजें आपको और क्वेश्चन बन रहे होंगे आपसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको तुरंत, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं हम बोर्ड पे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज आवर थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, तो कंडीशनल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो चलो इसको प्रॉपर रीड कर लेते हैं पहले आपके लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ डीसी जनरेटर हैज एन आर्मेचर EMF ऑफ 100 volts व्हेन द यूजफुल फ्लक्स पर पोल इज 20 milliweber, ठीक, and the speed is 800 RPM. Calculate the generated EMF when the flux per pole is same but speed is 1000. अच्छा कंडीशन है भाई इसमें तो। फिर लिखा हुआ है the flux per pole is 24 milliweber. अच्छा पहले 20 था, अब 24 milliweber हो गया,
एंड स्पीड इज 900 आरपीएम। स्पीड इज 900 आरपीएम। आरपीएम नहीं लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख लेंगे अपने से, ठीक है, सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सो इनिशियली ये सब आरपीएम से 1000 आरपीएम एंड 900 आरपीएम। क्लियर? तो ये डेटा के अकॉर्डिंग एक बार क्विकली क्वेश्चन को समझते हैं और फिर सीधे लेके चलूंगा आपको सोल्यूशन के पार्ट में। तो चलो सोल्यूशन पे जाने से पहले एक बार जल्दी से देख लो डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आर्मेचर की ईएमएफ लिखा हुआ है, डीसी जनरेटर हैज एन आर्मेचर ईएमएफ, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जनरेटेड ईएमएफ ईजी व्हेन द यूजफुल फ्लक्स पर पोल इज 20 मिलीवेबर। तो फ्लक्स पर पोल, दिस इज द फर्स्ट केस। भाई केस वाला कंडीशन है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट है भी, तो फाई 1 या फाई लिख लो, चलो कोई इशू नहीं है, फाई लिख लेते हैं। एंड द स्पीड इज 800 आरपीएम, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। नाउ कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ व्हेन द फ्लक्स पर पोल इज सेम, यानी इतना ही फ्लक्स है, लेकिन अब स्पीड को बढ़ा के अगर हम लोग 1000 कर लेते हैं तो आपको पता है स्पीड अगर बढ़ेगी तो ईएमएफ डेफिनेटली बढ़ेगी। क्लियर? और सेकंड केस में बोलता है कि फ्लक्स पर पोल को बढ़ा देते हैं और स्पीड को भी 800 से तो ज्यादा ही कर दिया ना, 900 किया। तो ये दोनों ही केसेस में आपको ये पता लगाना है कि ईएमएफ की मैग्नीट्यूड कितनी मिलने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आसान है, आराम से बनना चाहिए आप लोगों से, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं जाएगी। चलो सीधे सोल्यूशन पार्ट पे चलते हैं, सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन के सोल्यूशन को मैं हटा देता हूं और शुरू करेंगे नया सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन पार्ट, और हम लोगों का जैसा अप्रोच है हम बिल्कुल वैसे ही अप्रोच करेंगे अभी भी। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन में व्हाट डू वी हैव, वी हैव द आर्मेचर ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट। तो इनिशियल केस में ईएमएफ ईजी जो है हमारा दैट इज ऑफ 100 वोल्ट। ये गिवन कंडीशन है कि जो कंडीशन आपको दिया हुआ है उस कंडीशन में अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि ये 100 वोल्ट का ईएमएफ दे रहा है आपको। फिर जब वो कंडीशन में चेंज करेगा कि फ्लक्स बदल गई, स्पीड बढ़ गई या स्पीड रिड्यूस हो गई, तो उन केसेस में ईएमएफ में क्या चेंज आएगा, उसके लिए रेफरेंस वैल्यू आप इसी को रखने वाले हो। अभी आगे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द यूजफुल फ्लक्स पर पोल इज 20 मिली वेबर, तो फ्लक्स पर पोल 5 is 20 into 10 raised to the power minus 3 वेबर, और स्पीड जो है इट इज 800 आरपीएम। इतना ही केस दिया हुआ है ना फर्स्ट केस के लिए, बिल्कुल इतना ही दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देता है दो केस आपके सामने। सबसे पहला है केस 1। केस 1 में ये लिखा हुआ है कि फ्लक्स इज सेम बट स्पीड इज नाउ 1000। तो φ1 की वैल्यू सेम है, यानी 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 वेबर है, लेकिन अब स्पीड जो है इट इज नाउ इंक्रीज्ड टू 1000 आरपीएम। ठीक है, पहला केस में इतना चेंज है, और वैसे ही हमारे पास होगा सेकंड केस, दैट इज आवर केस नंबर 2, जहां पे कि φ2 फ्लक्स में कुछ चेंज है। क्या, फ्लक्स की वैल्यू अब बढ़ गई है, दैट इज 24 मिली वेबर, सो इट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 24 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 वेबर, एंड N2 जो स्पीड है हमारा अब वो भी चेंज होके हो गया है कितना, 900 आरपीएम। ठीक है, इंक्रीज हो गया, इट इज टू 900 आरपीएम। तो अब इन बोथ द केसेस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये तो पता ही चल गया कि इन सभी केसेस में इसमें भी क्या फाइंड करना है हमको, वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और इसमें भी क्या फाइंड करना है हमको, वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए अभी हम कैसे अप्रोच करना चाहिए। देखो हमारा अप्रोच बिल्कुल क्लियर होगा यहां से कि हमको ये पता है कि जनरेटेड ईएमएफ इतनी है इन दो केसेस के साथ, और इसी के साथ हमको एक और चीज पता है कि वी नो दैट भाई ईएमएफ ईजी जो है हमारी इट इज प्रोपोर्शनल टू N5। क्लियर, इसके साथ साथ फर्स्ट जो आइडियल कंडीशन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमको पता है कि इट इज 100, द वैल्यू ऑफ ईजी इज 100, और सेकंड केस, ये जो पहला वाला जो केस 1 दिया हुआ है, ये हमारा आइडियल कंडीशन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग सारे डेटा अवेलेबल है।
केस 1 को कंपेयर कर लेते हैं आइडियल केस के साथ, ठीक है। सो अब यहां लिख लेते हैं फर्स्ट केस के लिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहां लिखेंगे फॉर केस नंबर 1, पहले केस में कैसे अप्रोच होगा। सो फॉर फर्स्ट केस वी शुड डू दैट EG1 बाई EG2 या EG अपॉन EG1 इज इक्वल टू N5 अपॉन N1 phi1। क्लियर है, ये N1 है, ये phi1 है हमारा। आगे बढ़ते हैं। Therefore पहला काम मैं ये कर रहा हूं कि मैं फॉर्मूला बना रहा हूं जो चीज फाइंड करनी है उसके लिए। तो मुझे EG1 फाइंड करना है यहां से, ठीक है, जनरेटेड EMF फॉर द फर्स्ट केस। तो इसको फाइंड करने के लिए मेरा फॉर्मूला बन जाएगा Therefore EG1 विल बी इक्वल टू EG into N1 phi1 होल अपॉन, ठीक है, होल अपॉन N phi। ठीक, करना कुछ नहीं है, पूरा का पूरा डेटा आ चुका है, सीधे सीधे इसके अंदर वैल्यू पुट करना है और कैलसी रेडी कर लेना है। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं और कि therefore EG is equals to, sorry, EG1 is equals to, तो जनरेटेड EMF was 100, पुट कर देते हैं into N1 phi1, N1 is 800 और phi1 की वैल्यू है, या phi1 की वैल्यू जो है, ओ सॉरी इट इज N1 ना, देखो मिस्टेक ना हो जाए ऐसे, 1000, देखो N1 यहां पे दिया हुआ है, दिस इज आवर N1, तो इट इज 1000 और phi1 जो है हमारा इट इज 20 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि लिखा हुआ है कि फ्लक्स सेम ही यूज कर रहे हैं हम लोग, यानी फ्लक्स उतना ही अगर बन रहा है तो, ठीक, अपॉन N phi, N was 800 और phi की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻3। तो अब इस केस में जरा देख लेते हैं कि फॉर दिस केस therefore the value of EG1 will be, सॉल्व कर लो आप लोग भी और मैं भी सॉल्व कर लेता हूं जल्दी से। इसमें लिखते हैं 100 इंटू 1000 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻3, 20 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 800 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻3। आप लोग भी सॉल्व कर रहे हो ना मेरे साथ, ऐसा तो नहीं कि अकेले मैं ही खड़े होकर सॉल्व कर रहा हूं और आप लोग वेट कर रहे हो कब आंसर आएगा। इंटू 10⁻⁻3, समझता हूं इतना तो मैं, स्टूडेंट्स सॉल्व करो साथ में आप लोग भी, ठीक है, मजा आएगा। देखो जब तक खुद से सॉल्व नहीं करो ना तब तक सामने वाला कितना भी पढ़ा ले, कोई अच्छा पढ़ा है बुरा पढ़ा है जैसा भी पढ़ा है जितना भी पढ़ा ले, जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं सॉल्व करोगे, अपने से नहीं बना के देखोगे, कोई मतलब नहीं होता है उसको सिर्फ ऐसे देख लेने का। हाँ, ये कोई थ्योरी पार्ट होता तो डेफिनेटली उससे काम बन जाता है, लेकिन इसमें काम नहीं बनता है, तो इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बनाओ मेरे साथ आप लोग भी जल्दी जल्दी। तो EG1, अगर ये फिलहाल तो ये लाइव क्लास नहीं है तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ, मैं भरोसा करके चल रहा हूँ कि आप लोग बना रहे होगे एंड डेफिनेटली बना ही रहोगे, इतना तो भरोसा है। लाइव क्लास में मुझे तुरंत आंसर चाहिए होगा, तो मेरा आंसर आ भी जाएगा तो मैं खड़े होकर देखते रहूंगा जब तक आप लोग आंसर नहीं दोगे, ठीक। मिलेंगे लाइव क्लास में भी और पढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन और ज्यादा। So the value is 125 volts. The value is 125 volts for first case and this is my answer number 1. This is my answer number 1. तो चलो जरा प्रेडिक्शन की बात करें और देखते हैं कि क्या प्रेडिक्ट करके रखा हुआ था हम लोगों ने। हम लोगों ने ये देखा था कि प्रीवियस केस में EMF was 100 volts, जब RPM इसका था 800 और फ्लक्स उतनी थी 20 मिलीवेबर की। अब सेकंड केस में हम लोगों ने ये देखा कि अब हमको EMF पता लगाने को बोला जिसमें कि स्पीड को बढ़ा दिया, 800 से बढ़ा के 1000 कर दिया, जबकि फ्लक्स उतनी है। तो हमको ये पता है कि अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली EMF का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा EMF भी, ठीक। अगर फ्लक्स उतनी है, फ्लक्स को कम नहीं कर रहा है, फ्लक्स भी सेम है और स्पीड को बढ़ा रहा है, तो EMF डेफिनेटली राइज होगा ही। और वो आपको दिख गया, देखो पहले था 100 वहां पे और यहां अब EMF की मैग्नीट्यूड आपके पास आ गई है 125 वोल्ट्स की। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है।
तो चलो क्वेश्चन का केस 2 ले लेते हैं, देखें जरा क्या पूछा है केस 2 के अंदर। तो यहां से क्लियरली दिख जाएगा। अभी केस 2 में लिखा हुआ है कि अब फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, N2 भी चेंज हो रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा अभी भी। केस 2 पे चलते हैं, केस 2, ठीक है। फिर से हम लोग एक काम करते हैं, यही रिलेशन लिखते हैं सेकंड वाले के लिए। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग, तो फिर से लिखेंगे कि वी नो दैट generated EMF EG is equals to N phi upon EG2 is equals to N2 into phi 2। क्लियर है? यहां से हमको वैल्यू चाहिए EG2 की, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि और वी कैन से दैट कि EG2 will be equal to जनरेटेड EMF फॉर द आइडियल केस, या जो प्रैक्टिकल जो भी केस दिया हुआ हमारे पास पहला, इंटू N2 इंटू phi 2 होल अपॉन N phi। क्लियर? वैल्यू डालते हैं इस पूरे के अंदर, तो वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, चलो इसको भी डाल देते हैं वैल्यू। तो अब हमारे पास जो केस है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यू डलेगी इसमें, उसको समझ लेते हैं। तो अब वैल्यू डलेगी यहां पे कि EG2 विल बी इक्वल टू जनरेटेड EMF जो हमारे पास है दैट इज 100 इनटू N2 जो दिया हुआ है दिस इज 900। अब नया स्पीड जो है इट इज 900, और फ्लक्स भी नई वाली जो है वो बढ़ के अब हो गई है 24 इंटू 10⁻³ एंड होल अपॉन इनिशियल जो फ्लक्स था और इनिशियल जो स्पीड थी। तो इनिशियल स्पीड थी हमारे पास 800 की, और इनिशियली जो फ्लक्स था हमारे पास दैट वाज 20 मिलीवेबर, 20 मिलीवेबर का फ्लक्स था। क्लियर? सो नाउ आवर EG2 विल बी इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से हम लोग भी। तो आप लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, देखते हैं कितना मिलता है। अच्छा एक प्रेडिक्शन कर लो जरा, कितना मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए वैल्यू। स्पीड तो मेरी अभी भी बढ़ी हुई है, स्पीड को ज्यादा नहीं बढ़ाया, पिछले केस 1 से तो कम बढ़ाया मैंने स्पीड को, हालांकि आइडियल केस से ज्यादा, आइडियल में 800 था RPM, अभी मैंने स्पीड को बढ़ा के कितना कर लिया है 900 RPM। तो उससे क्या चेंज देखने को मिलना चाहिए, उससे ये चेंज देखने को मिलना चाहिए कि मेरा जो EMF इंड्यूस्ड है वो ज्यादा होगा, पहला केस। दूसरा, फ्लक्स को कम कर रहे हैं क्या, नहीं, फ्लक्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। अब पहले 20 मिली वेबर था, अभी 24 मिली वेबर कर लिया मैंने, तो डेफिनेटली डैम श्योर कि EMF की वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी इस आइडियल केस वाले से, इस 100 से तो ज्यादा ही मिलनी चाहिए आपको। अब सॉल्व करते हैं चलो। सो इट इज 100 इंटू 900 इंटू 24 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 800 इंटू 20 इंटू 10⁻³ डिवाइड कर लेते हैं, और EMF की मैग्नीट्यूड मेरे पास आ चुकी है, इट इज 135 volts फॉर द सेकेंड केस, एंड दिस इज माई आंसर नंबर 2, आंसर का सेकेंड सेक्शन। ठीक है, चलो अब पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको यहीं पे बोर्ड पे दिख जाएगा। ठीक, इतने में दिख जाएगा। तो क्या क्या किया हम लोगों ने, इसको समझ लेते हैं एक बार। इनिशियली हमारे पास गिवन था एक कंडीशन, उसके साथ केस दिया हुआ था 2। पहले केस में लिखा था कि इतनी फ्लक्स और इतने स्पीड पे कितनी EMF बन रही है वो बताओ। अगर इसका मशीन का ऐसा कुछ ग्राफ ट्रेस हुआ है शुरू में तो, कि इतने फ्लक्स और इतने EMF, इतने स्पीड पे ये मशीन 100 वोल्ट का EMF ट्रेस करती है। ठीक, तो इन दैट केस अगर इसका स्पीड जो है उसको बढ़ा देते हैं और ये फ्लक्स हम लोग उतना ही रखते हैं तो कितनी EMF बनेगी। तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया इस अकॉर्डिंग, इक्वेट कर दिया इस इक्वेशन के फॉर्म में, और EMF हमको मिली 125 वोल्ट। नाउ इन द सेकंड केस अब आगे ये बोलता है आपको कि अब अगर सपोज सेम मशीन है, उसकी फ्लक्स को भी बदल के हम लोगों ने कर लिया 24 मिली वेबर, और स्पीड को बढ़ा दिया 800 से बढ़ा के 900 कर दिया। तो अब बताओ कि अब उसका EMF कितना बनेगा, जनरेटेड EMF। तो फिर से हम लोगों ने इक्वेट किया उसकी इक्वेशन के साथ, और EMF हमको मिला 135 वोल्ट्स। तो ये मेजर तरीका होता है, ऐसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो देखो पिछले के तीनों क्वेश्चन जो हैं उनके साथ कुछ कनेक्टिविटी आपकी बनी होगी, उनके अंदर का कुछ कनेक्शन आपको समझ में आया होगा, और ये समझे होगे कि कैसे फॉर्मूले हम लोग पुट करते हैं सिस्टम्स के अंदर।
ठीक है, तो चलो ठीक है, अब इस सीरीज में लास्ट क्वेश्चन एक करते हैं, और अदरवाइज बहुत ज्यादा हेक्टिक लगेगा आप लोगों को भी, और इस आखिरी क्वेश्चन के साथ आज के इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो लेके चलता हूं आपको आज के लास्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम लोग हटा देते हैं यहां से और बोर्ड पे लेके आते हैं जल्दी से आज का फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज पहला वो है वीडियो है न्यूमेरिकल का, तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मल, थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन करना जरूरी है। चलो फोर्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इसको पढ़ते हैं। अ 12 पोल डीसी मोटर हैविंग 600 लैप वाइंडेड कंडक्टर्स is having a flux per pole of 0.55 Weber, which causes it to run at a speed of 120 rpm. If the armature draws a current of 10 ampere, what will be the armature torque of the motor? Also find the difference in back EMF induced in the circuit if the speed reduced to 40 rpm with flux of 0.21 Weber. बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, बहुत सारा कुछ पूछा हुआ है और काफी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश किया हुआ इस क्वेश्चन में। काफी आपको देख के ऐसा लगेगा बहुत लेंथी सा क्वेश्चन है, लेकिन है ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो ये माइंड से अपने हटा दो आप लोग कि कोई ऐसा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अगर आप लोग मशीन की स्टडी कर रहे हो ना, मशीन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप लोग, तो एक बेसिक आपके पास आइडिया ये होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने सॉल्व करने से पहले, इसके न्यूमेरिकल पार्ट में जाने से पहले आपका थ्योरेटिकल सेक्शन एकदम मस्त क्लियर हो, अच्छे से आपको चीजें समझ में आती हो। अगर मशीन कोई डेटा दे रहा है आपको, लिखा हुआ है 12 पोल है, तो आपके माइंड में वो इमेजिन हो जाए कि वो ऐसे 12 पोल लगे हुए हैं उसके चारों तरफ सिस्टम के अंदर। वो विजुअलाइज जब जिस समय आप करना शुरू कर दोगे ना, क्वेश्चन बनने लग जाएंगे आपसे, कुछ भी टफ नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है, डेटा को जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो हम लोग। तो डेटा में देखो क्या दिया हुआ है, पहले लिखा हुआ है एक 12 पोल का डीसी मोटर है। इस बार ध्यान रखना, इट इज अ डीसी मोटर 12 पोल्स का। सो व्हाट इज दिस 12? दिस इज द वैल्यू ऑफ P having 600 lap winded conductors, 600 कंडक्टर लगे हुए हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ Z। लैप लिखा हुआ है, लैप A is equal to P, so this is the value of A, that is equals to P, that is equals to 12. This is equals to 12. ठीक, is having a flux per pole of 0.55 Weber, ये पर पोल का फ्लक्स है, so this is phi of 0.55 Weber, which causes it to run at a speed of 120 rpm. इस फ्लक्स के कारण ये 120 rpm की स्पीड पे घूम रहा है, so this 120 is n, value of capital N. आगे लिखा है if the armature draws a current of 10 ampere, अगर आर्मेचर जो है 10 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है सिस्टम से, तो ये कौन सी करंट है? Armature draws a current of 10 ampere. So what is this current? This is IA. Then what will be the armature torque of the motor? क्या पूछा आपसे? Armature torque. Armature torque किससे डिनोट करेंगे हम लोग? ये पूछा आपसे the value of tau A. Also find the difference in back EMF induced in the circuit if speed reduces to 40 rpm with flux of 0.21 Weber. अगर ये स्पीड जो है पिछले वाली स्पीड से, यानी पिछली 120 थी, उससे 40 आरपीएम कम हो जाता है, 40 रेवोल्यूशन पर मिनट अब कम दे रही है, कम चल रही है मशीन, और फ्लक्स जो है, नया फ्लक्स जो उसका है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर phi2, और ये तो नहीं, लेकिन 120 में से 40 माइनस करके जो आप 80 हुआ आपका, ये 80 आरपीएम कहलाएगा आपका N2, सेकंड केस का स्पीड, केस दिया हुआ इसके अंदर भी। ठीक है, तो आपको यहां दो ही चीज पता लगानी है। पहला क्या चीज, पहला आपको ये पता लगाना है कि मशीन का टॉर्क कितना है, कितना टॉर्क प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा ये बताना है कि ये पहले केस और दूसरे केस के ईएमएफ्स में कितने का अंतर आएगा। यानी आपको ईएमएफ तो इनडायरेक्टली पूछ ही रहा है कि सेकंड केस में कितना ईएमएफ मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बोल रहा है कि फर्स्ट में जो ईएमएफ मिल रहा था और सेकंड में जो हम लोगों ने चेंज कर दिया उसके बाद जो ईएमएफ मिलेगा, दोनों में कितने का अंतर है। एकदम आसान, एकदम आसानी से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो बोर्ड पे चलते हैं, शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या बेसिक अप्रोच आपका रहेगा। तो फिर से सेम थिंग, सॉल्यूशन पार्ट के अंदर आ गए हम लोग। ठीक है, हाँ भाई, सॉल्यूशन शुरू करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन
देखते हैं क्या क्या गिवन था हमको यहाँ पे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, P की वैल्यू इज 12, Z इज 600, A इज इक्वल टू P। सो आवर P इज 12, Z इज 600, A इज इक्वल टू P, दैट इज इक्वल टू 12। साथ ही साथ आपको वैल्यू ऑफ फाई दिया हुआ है, दैट इज 0.55। तो वैल्यू ऑफ फ्लक्स पर पोल फाई इज 0.55 वेबर्स। फिर आगे आपको क्या दिया हुआ है, आगे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ 120 आरपीएम, दैट इज n इज 120 आरपीएम। सिमिलरली आपको आर्मेचर करंट दिया हुआ है, IA की मैग्नीट्यूड, IA की मैग्नीट्यूड आपको गिवन है कितनी, 10 एम्पियर्स, इट इज 10 एम्पियर्स। देन नेक्स्ट आर्मेचर टॉर्क पूछा हुआ है, ठीक है कोई इशू नहीं है। पहला केस जो है वो इतना ही कुछ दिया हुआ है, फर्स्ट केस में ओनली दिस मच डेटा इज गिवन। फॉर सेकंड केस, अब सेकंड केस में आपको बोलता है, यहां लिख ही लेता हूं मैं कि केस 2 जो दिया है, देखो केस वाइज ऐसे मैं अलग अलग जानबूझ के करता हूं, आपको जरूरी नहीं कि एग्जाम में आप ऐसे ही लिखो, आपका अपना तरीका हो सकता है। मैं इसलिए इसको बाइफरकेट कर रहा हूं सो दैट हमको पता रहे कि फर्स्ट केस के लिए जो आइडियल डेटा जो यूज करना है रेफरेंस के लिए, और उसके बेसिस पे सेकंड केस जो चेंज कर दिया उस डेटा में, उसके कारण जो नई वैल्यू आएगी उसमें क्या क्या डेटा आप यूज करोगे। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या दिया हुआ है आपको, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस। अच्छा ठीक है, व्हाट विल बी द आर्मेचर टॉर्क ऑफ द मोटर, ठीक है, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस इन बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट इफ स्पीड रिड्यूसेस टू 40 आरपीएम। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा एक और चीज ध्यान देना, दैट वाज अ स्लाइट मिस्टेक। स्पीड रिड्यूसेस टू 40 आरपीएम बोलता है, तो हम लोग अब ये चीज नहीं करेंगे इसमें, ऐसा रिड्यूसेस बाई लिखा होता है। देखो ये क्या होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि हम इसमें फंसे ना। ऐसा इंग्लिश का छोटा छोटा जो ग्रामेटिकल चेंज हो जाता है उससे पूरी मीनिंग बदल जाती है सिस्टम की। देखो इंग्लिश कितना जरूरी है इस सिस्टम पे समझना। लिखा हुआ है स्पीड कम होके 40 आरपीएम हो गई है। इफ इसमें लिखा होता कि इफ द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 40, तो इसमें से हम लोग 40 माइनस करके 80 लिख देते, लेकिन अभी बोलता है कि पूरी की पूरी स्पीड को घटा के अब सीधे 40 ही आरपीएम बचा हुआ है। सो दिस इज आवर N2। इसमें कुछ माइनस नहीं करने की जरूरत है, पहले 120 था अब 40 आरपीएम पे घूम रहा है, ऐसे समझना है हमको। ठीक, तो नया हमारा जो N2 है इट इज 40 आरपीएम, और phi2 जो है हमारा दैट इज 0.21, दैट इज 0.21 वेबर्स। ठीक है, तो इनिशियली इसको मैं लिख देता हूं phi1 और ये मेरा स्पीड हो गया n1। बाकी सारा कुछ तो सेम है, बाकी तो कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। ठीक, चलो देखते हैं आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आसान है अप्रोच करना, इसमें बिल्कुल कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो इन क्वेश्चन में मैं सर्किट डायग्राम नहीं बना रहा हूं, क्योंकि सर्किट डायग्राम बनाने का मतलब ये होगा कि मेरे पास अगर रेजिस्टेंस गिवन है, करंट और वोल्टेजेस के फॉर्म में मैं बात कर रहा हूं, तो इन दैट केस सर्किट डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, जहां फील्ड का भी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली आपको दिया हुआ है कि सीरीज फील्ड वाइंडेड मशीन है, शंट फील्ड वाइंडेड मशीन है। सो इन दैट केस वी कैन यूज दैट सर्किट डायग्राम थिंग। लेकिन फिलहाल इसके अंदर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। तो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। यहां पे हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट the EMF मोटर है ना, तो बैक EMF EB इज इक्वल टू phi ZNP बाई 60A। ये चीज तो हमको पता ही है। सो फॉर दिस फर्स्ट केस, ये पहला वाला जो केस है इसका मैं इसमें लिख ही देता हूं मैं कि केस 1 है ये। ठीक, तो फॉर केस 1, फॉर केस नंबर 1, देखो अल्टीमेटली हमको दोनों ईएमएफ्स का डिफरेंस निकालना है, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि पहले वाली केस की ईएमएफ कितनी है। सो फॉर फर्स्ट केस वी कैन से दैट EB1 इज इक्वल टू phi1 इंटू Z इंटू N1 इंटू P अपॉन 60A। यही दो चीजें तो चेंज हो रही है ना, यहाँ पे दो जो डिफरेंट चीजें हैं जो केस 1 और 2 में बदल जा रही हैं, वो यही दो चीजें, एक phi है और दूसरा n है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, कांस्टेंट्स है। ठीक, तो चलो इसके अंदर वैल्यू डालते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो देयरफॉर बैक EMF फॉर फर्स्ट केस इज इक्वल टू phi1 दैट इज 0.55 वेबर इनटू n1। चलो Z लिखा है तो पहले Z ही लिखेंगे, 600
into n1 that is 120 into poles that is 12 upon 60a 60 into 12. So therefore back EMF for first case becomes, सॉल्व कर लेते हैं, कैल्सी आप लोग भी निकाल लो जल्दी से, 0.55 into 600 into 120 into 12 upon 60 into 12. आंसर आ गया 660. इट इज 660 वोल्ट्स. ठीक, ये हमारा क्या आ गया, बैक ईएमएफ फॉर फर्स्ट केस. बैक ईएमएफ फॉर केस नंबर 1. ठीक, चलो सेकंड केस पे चलते हैं हम जल्दी से. सेकंड केस पे जाने से पहले बीच में क्या पूछा हुआ है आपसे, बीच में आपको दो चीजें पूछा हुआ है. एक पूछा है आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू बताओ, और दूसरा पूछा है कि EB1 माइनस EB2 कितना है वो बताओ. ठीक है, तो चलो देखते हैं कितना आता है ये. सबसे पहला काम तो करते हैं, आर्मेचर टॉर्क का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, और देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग. सो फॉर द फर्स्ट केस, आर्मेचर टॉर्क टाउ ए के लिए हम लोग जानते हैं कि इट इज गिवन एज 5ZP इंटू IA अपॉन 2πA. ये आइडेंटिटी होती है यहां पे. क्लियर है? अब आगे देखो क्या कर सकते हैं इसमें कि देयरफॉर इसके अंदर का डेटा क्या क्या अवेलेबल है. तो देखो 5 भी अवेलेबल है, Z इज ऑल्सो देयर, P है, A भी है, और आर्मेचर करंट भी गिवन है. सारा डेटा तो गिवन है, तो एक बार में निकल जाएगा. हो सकता है अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपकी यूनिवर्सिटी का ये, तो उसके अंदर का 1 या 2 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल जाएगा इसी को सॉल्व करने में. सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है, कुछ नहीं करना है. तो चलो 5 में देखो क्या क्या दिया हुआ है, जितनी वैल्यू उसको पुट कर लेते हैं. 0.55 इंटू Z की मैग्नीट्यूड है 600 इंटू P दैट इज 12 इंटू IA दैट इज 10 होल अपॉन 2π इंटू 12. ठीक, कैलकुलेट कर लो आप लोग भी जल्दी से मेरे साथ. 0.55 इंटू 600 इंटू 120 अपॉन 2π इंटू 12. ठीक, तो वैल्यू ऑफ टॉर्क मेरे पास आ चुकी है. इट इज द आर्मेचर टॉर्क इज, देखो वैल्यू में एक बार चेक कर लेता हूं ना, हमेशा एग्जाम में आप लोग भी चेक करते जाना, मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए. IA की वैल्यू 10 थी, 10 पुट हुआ है, और A और P जो है दैट इज इक्वल टू 12. तो ठीक है, इट इज ऑल गुड. आर्मेचर टॉर्क की मेरे पास वैल्यू आई है 525.211, और इसकी यूनिट मुझको बताओ क्या लिखूंगा मैं, न्यूटन मीटर. ठीक है, so this is the value of my armature torque. Clear? तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है. दिस इज माय आंसर नंबर 1. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे. देखते हैं सेकंड पार्ट पे हमको क्या सॉल्व करने को बोला हुआ है. तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है डिफरेंस इन back EMF of 2 cases. ठीक है, डिफरेंस इन बैक EMF ऑफ these 2 cases. तो चलो क्या कैसे निकालेंगे डिफरेंस. तो अब सीधे सीधे केस 2 पे चलते हैं, सेकंड केस पे चलते हैं, और देखते हैं कि यहां पे कुछ भी चेंज नहीं किया, बस सिर्फ N और phi में चेंज किया, बाकी सारा कुछ सेम है. तो सीधे सीधे इसका बैक EMF भी निकाल लेते हैं. सो our EB2 will be equal to again 5ZNP by 60A. ठीक, तो EB2 के लिए हो जाएगा phi2 और N की जगह पे हो जाएगा N2, बाकी सारा कुछ सेम होगा. Therefore the value of back EMF2 will be equal to phi2 की वैल्यू कितनी है, चलो देख लेते हैं. phi2 की वैल्यू है 0.21 वेबर, और N2 है हमारा 40 RPM. So it is 0.12 है कि 21 है, 21 है ना. सो इट इज 0.21 वेबर इनटू Z. तो Z की वैल्यू 600 है, 600 है.
इंटू 600 इंटू n दैट इज 40 और p की वैल्यू है 12 अपॉन 60 इंटू 12. सो देयरफॉर आवर बैक EMF2 विल बी, क्या होना चाहिए भाई, RPM अगर कम हो गया है तो बैक EMF तो कम होनी चाहिए. देख लेते हैं कैलकुलेट करके. सो 0.21 इंटू 600 इंटू 40 इंटू 12 होल अपॉन 60 इंटू 12. जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही मिला आंसर, 84 volts. दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर बैक EMF. दिस इज आवर आंसर तो नहीं है लेकिन ये बैक EMF2 जरूर है. नाउ अब पहुंचेंगे आंसर पे. नाउ डिफरेंस इन बैक EMF of both cases. So E will be equal to E1 minus E2. फर्स्ट केस का EMF माइनस सेकेंड केस का EMF. ठीक है. So it can be written as फाइनल बैक EMF जो है हमारा. तो देखो फर्स्ट केस में बैक EMF कितना आया था. फर्स्ट केस में इट वाज 660 वोल्ट्स. पहले केस में इट वाज 660 वोल्ट्स. तो 660 माइनस 84. सो देयरफॉर द फाइनल बैक EMF इज इक्वल्स टू 576 तो आना चाहिए. 660 माइनस 84. ठीक है, राइट. 576 volts. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. ऐसे पहुंच गए हम लोग अब डिफरेंस वाले पार्ट पे कि दोनों चीजों में जो आपने जो चेंजेस किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितने आंसर पे हम पहुंचेंगे, कितना डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बैक EMFs. ठीक है. तो इसी कारण से ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हो गए थे. ये इस कारण से हमको इस क्वेश्चन को अटेंशन देना पड़ा, अपने वीडियो में इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि हमको ये सारा चीज समझना जरूरी था, कैसे अप्रोच करना है, कैसे अप्लाई करना है. आई होप कि इस चौथे क्वेश्चन को बनाते बनाते अभी तक आप लोग काफी अच्छे से फेमिलियर हो गए होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करोगे, कैसे डील करना चाहिए आपको, और नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे बनने लग जाएंगे. तो आज के इस वीडियो से स्टूडेंट्स मेरा जो बेसिक मोटिव था इस वीडियो के लिए, पार्ट 1 के लिए, वो यही था कि आपको एक बेसिक अप्रोच करना समझा सकूं कि क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, कैसे आपको डील करना आना चाहिए, उससे डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है, उसमें लिंक कैसे बनाओगे, कैसे उसके लिए फॉर्मूला क्रिएट करोगे आप. ठीक है. तो यही था आज के वीडियो का मोटिव. जल्दी मिलेंगे हम लोग अब पार्ट 2 के अंदर, जहां पे थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल के, थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पे पहुंचेंगे. कुछ यूनिवर्सिटी लेवल के अच्छे क्वेश्चंस भी बनाएंगे वहां पे, और देखेंगे कि इनसे ज्यादा और अच्छे हायर लेवल के क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए, और थोड़ा डिफरेंट तरीका होगा जहां पे कि एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म के EMFs भी यूज होने वाले हैं इन आवर सेकंड पार्ट क्वेश्चंस. ठीक है. तो आज के इस वीडियो को अब यहीं पे रेस्ट अप करते हैं. जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. टिल देन स्टे कनेक्टेड स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर दिस connection in this particular video. Thank you, students.